जो उसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, वो हमने कहा था वो ये सब थे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमैलिया, ये 5 थे। तो मोनेरा ख़त्म कर दिया हमने। हमने कहा कि जो मोनेरा या बैक्टीरिया है उसमें आता है आर्की बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया। आर्की मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। फिर हमने कहा था कि हमें इस चैप्टर के अंदर प्रोटिस्टा पढ़ना है और फंजाई पढ़ना है, और साथ में प्रोटिस्टा और फंजाई क्लासिफिकेशन पढ़नी है कि प्रोटिस्टा में क्लासिफिकेशन कैसे हो जाती है और फंजाई में क्लासिफिकेशन क्या हो जाती है। वैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। फिर चैप्टर 3 में पढ़ने में प्लांट की क्लासिफिकेशन कैसे हो जाती है। फिर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने में एनिमल क्लासिफिकेशन कैसे हो जाती है। इसी के साथ हमारा डाइवर्सिटी सारा खत्म हो जाएगा। तो हम पहुंचे थे कल यहाँ पे, जहाँ पे हम यूरो बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, या इसको हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। तो हमने कहा था कि थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यूरो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनके पास प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल होता है। इनका सेल वॉल बहुत मजबूत होता है। रिजिड का मतलब होता है बहुत सख्त होता है इनका सेल वॉल। और हमने कहा था अगर ये मोटाइल होंगे, अगर ये मोशन करने वाले होंगे, मोटाइल का मतलब है जो चलते होंगे, जो फिरते होंगे, ठीक है, तो इनके पास एक फ्लैजिलम होता है। आप मानी फ्लैजिलम का मतलब होता है टेल जैसा कुछ स्ट्रक्चर। मानी ऐसे ना, ये बैक्टीरियल सेल, इसको फ्लैजिलम होता है। मैं वो दिखा सकता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे मानी ये है बैक्टीरियल सेल, यहाँ पे ना बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरिया की सेल होती है वो ऐसी होती है। और जो ये आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये वाला, यहाँ से देखिए आप, ये सारा, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं फ्लैजिलम। मानना एक हिसाब से पूंछ जैसी होती है, टेल जैसी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिलम। इसको बोलते हैं बैक्टीरियल सेल। ये हमें समझ नहीं आएगा अभी यहाँ पे क्या लिखा है सब कुछ, कि हमें कहाँ पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 में फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि बैक्टीरियल सेल में क्या होता है प्रेजेंट, फ्लैजिलम, ये होता है फ्लैजिलम। हम आते हैं वापस किताब पे। तो अब हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, कि जो बैक्टीरिया ही होता है लेकिन नाम उसका होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ऐसे सोचते हैं हम शायद एल्गी होगा, ये प्लांट होगा, नहीं। इसको बस नाम ऐसा है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स में भी, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में तो पता ही है क्या होता है, क्लोरोफिल। ग्रीन से रंग मिल जाता है प्लांट को, लीव्स को वगैरह को। तो इसीलिए इनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। नहीं मतलब सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। हाँ, ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक, लाइट से अपना खाना खुद ही बनाते हैं। फिर हमने कल कहा था कि द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, वो क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड। लेकिन वो कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बात की थी, ये फिलामेंटस है, नीचे हमने कहा था फिलामेंटस ब्लूग्रीन एल्गी है ना, ये फिलामेंट्स है इसके। यहाँ हम बोल सकते हैं कि कॉलोनियल है। 1 2 3 4 देखिए कितने सारे सेल्स जुड़ के बन गया है। एक्चुअल में ये क्या है, यूनिसेलुलर। अब ये बाकी सारी सेल जो है वो जुड़ के ये पूरा बन जाता है। उसके बाद तो हमने कहा था ये फ्लैश वाटर भी हो सकते हैं। कौन, साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है यहाँ पे, ब्लू ग्रीन एल्गी की, इसको नोस्टॉक बोलते हैं हम। ये मरीन भी हो सकते हैं, या ये टेरेस्ट्रियल यानी कि ये ज़मीन पर भी हो सकते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलाटिनस शीथ। हमने कहा था जो कॉलोनीज होती है उनको वो इर्द गिर्द किसके होते हैं, उनके जो इर्द गिर्द होता है वो होता है जिलाटिनस शीथ। कल मैंने आपसे कहा था शीथ का मतलब होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। प्रोटेक्टिव कवरिंग जो ना मतलब पूरा सराउंड करती है और प्रोटेक्ट करती है किस चीज़ को, प्रोटेक्टिव कवरिंग को बोलते हैं शीथ। और जिलेटिनस मैंने आपसे कहा था क्या मतलब होता है, जेल लाइक। तो जेल लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग का मतलब होता है जिलेटिनस शीथ, ठीक है। जिसने यहाँ पे लिखा है म्यूसलेजिनस शीथ, ठीक है, म्यूसलेजिनस शीथ। अब ये म्यूसलेजिनस का मतलब क्या होता है, मतलब होता है हेवी स्टिकी स्लाइमी और जिलेटिन लाइक टेक्सचर। म्यूसलेजिनस का मतलब ही क्या होता है, वही हम लिखेंगे यहाँ पे, स्टिकी, जो चिपकता होगा, और स्लाइमी, और ये जिलेटिनस, जेल लाइक। तो यही म्यूसलेजिनस शीथ, या इसको हम बोलते हैं जिलेटिनस शीथ, ये कहता है सराउंड इस नोस्टॉक को, या जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसको हम बोलते हैं सयानो बैक्टीरिया। अब देखिए नाम कितने सारे इसको दिए जा रहे हैं। ये तो मसला होता है, वरना बायोलॉजी पढ़ना कितना आसान है, ये नाम दिमाग खराब कर देते हैं। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स, ये ब्लूम्स बनाते हैं। करें कहा था ब्लूम्स का मतलब होता है क्लस्टर्स ऑफ मासेस। ब्लूम्स क्या होता है, क्लस्टर्स ऑफ मासेस। एक बात समझनी है, ये बात तो 100% सर्टेन है, एनसीईआरटी के बाहर नीट में कोई सवाल नहीं आ सकता है, ना ही बोर्ड में। 100% सर्टेन। तो मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा कभी भी नहीं। जितना इसमें होगा ना समझाने के लायक उतने बोलेंगे, उसके बाहर हम नहीं जाएंगे, वो तो टाइम ज़ाया करना हो गया।
इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, ठीक है, ये ब्लूम्स बना सकते हैं कभी कभी, पता ना, वो गुच्छे बना सकते हैं, क्लस्टर्स में जमा होकर वो ब्लूम्स बन जाते हैं। जैसा निकलता है बाज़ औक़ात इन वाटर बॉडीज में एल्गल ब्लूम कभी निकल जाता है, तो उस टाइम पे स्विमिंग नहीं करनी होती उस गंदे पानी में, वैसे उससे इंसान बीमार हो सकता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट्स। अब यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड सेल यानी कि हेट्रोसिस्ट दी गई है, ये क्या करते हैं, ये करते हैं फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है ना, उसको ये फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसको फिक्स करने का मतलब क्या होता है, फिक्स करने का मतलब होता है कि ये करते हैं कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस को, जो कि एटमॉस्फेरिक गैस होती है, इनटू इनटू वो वाला फॉर्म जो प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जैसे होगा, प्लांट, मैं प्लांट हूँ, ऊपर का एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ ऐसे प्लांट हो, तो प्लांट तो खुद वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो कुछ होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, उनको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स। तो उनमें बैक्टीरिया भी आ जाता है, या हम बोलेंगे ये साइनो बैक्टीरिया वहाँ पे आ जाता है। वो नाइट्रोजन को करते हैं कन्वर्ट इनटू अमोनिया, NH3। क्या होता है वो, अमोनिया। या वो करते कन्वर्ट इनको नाइट्रेट्स के अंदर, अमोनिया या नाइट्रेट्स के अंदर। तो वो अमोनिया या नाइट्रेट है वो प्लांट इस्तेमाल कर पाता है। तो यही सारा बैक्टीरिया क्या क्या करते हैं, ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, यानी कि नाइट्रोजन कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया, NH3 या नाइट्रेट्स के अंदर। कहाँ पे, इन स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर, जिनको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या आती है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू एल्गी की, एग्जाम्पल आती है नोस्टॉक एंड एनाबेना। नोस्टॉक इसने यहाँ पे दिया डायग्राम, ये रहा नोस्टॉक आपके सामने। एनाबेना भी ऐसे ही होता है। अब हमने कहा था कि जो बैक्टीरिया हो सकते हैं वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, यानी कि केमिकल्स के बुनियाद पे कोई चीज़ बनाना, अपना खाना, ऑटोट्रॉपिक, खुद बनाना केमिकल से अपना खाना, उसे हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद ही बनाते होंगे केमिकल से। ठीक है, अब जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वो वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कल मैंने कहा था आपको, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंसेस जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिल जाते, CH बॉन्ड जहाँ पे नहीं मिल जाते, जो लिविंग नहीं होते, नॉन लिविंग होते वो। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया जो होता है ना, बात ध्यान से सुनिए, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया जो होता है, इसको करते हैं ऑक्सीडाइज, क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज इन्हीं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जिनका नाम हमने क्या कहा, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया, ठीक है। एंड यूज द रिलीज एनर्जी। ए ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज का मतलब होता है वो उससे अपनी एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। यानी कि क्योंकि वो कीमोसिंथेटिक और ड्रॉप्स होते हैं, वो इसमें केमिकल रिएक्शन करते हैं। और इसमें किसमें, नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में और अमोनिया में, बात सुनिए, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया के अंदर वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसकी बुनियाद पे वो अपना एनर्जी लेते हैं। इन्हीं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, जो केमिकल से अपना खाना बनाते हैं। अगर समझ नहीं आता होगा चैट में बोलना चाहिए। एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर ATP प्रोडक्शन। यही कीमोसिंथेटिक ऑटोबैक्टीरिया जो होते हैं, कीमोसिंथेटिक केमिकल से बनाना अपना खाना, ऑटोट्रोपिक खुद बैक्टीरिया जो होते हैं, वो ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि एनर्जी निकालते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे नाइट्रेट से, नाइट्राइट से, अमोनिया से। क्या करते हो, यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर ATP प्रोडक्शन। वो अपना ATP प्रोडक्शन एंड एनर्जी प्रोडक्शन इस चीज़ से करते हैं, NADP मॉलिक्यूल्स में एनर्जी डालते हो, लेते हो अपनी। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। और यही कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं, वो हेल्प करते हैं रिसाइकिल करने को न्यूट्रिएंट्स, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर। ये होते हैं रिसाइकल ऐसे, ठीक है। इनका साइकिल चलता है पूरा, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, वो अलग अलग इंसान पढ़ते हैं बड़ी बड़ी क्लास में। फिलहाल समझना है कि ये करते हैं काम, रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स का काम ही करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको बोला जाता है एक नाम, इनको बोला जाता है नेचुरल रिसाइकलर्स, सीधे ना, नेचुरल रिसाइकलर्स। किनको, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को, जो रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। अब क्या है, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो दूसरे में डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, वो ज़्यादा होते हैं। द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। आप पता है मिल्क से कर्ड कौन बनाता है, पढ़ा होगा आपने, लैक्टोबैसिलस, है कि नहीं। वो क्या होता है, बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस,
दूध वाला बैक्टीरिया। तो पढ़ा होगा आपने शायद, 10th में पढ़ा होगा या 9th क्लास में, किस में है? शायद 9th में। लैक्टोबैसिलस होता है ना वो करता है मिल्क को कन्वर्ट इनटू कर्ड। तो वही चीज़ इस यहाँ पे लिखा है। या प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो हम एंटीबायोटिक खाते हैं ना, वो बैक्टीरिया से ही बन जाता है। अच्छा 8 में था, सॉरी। मैं क्या करूँ, हाँ। कितना आसान है देखिए, 11th क्लास में रिपीट 8 की बात, इतना आसान नहीं है। देखिए आप, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स ही बन जाते हैं इससे। आप पता है एंटी क्या होता है? खिलाफ। बायोटिक क्या होता है? लाइफ। एंटीबायोटिक मतलब जो जो खिलाफ लाइफ होगा, जो लाइफ मार देता है। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? वो चैप्टर नंबर 8, क्लास 8 के चैप्टर नंबर फर्स्ट में है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, शायद उसमें लिखा था ये चीज़ है ना, कि कुछ लोग दुश्मन भी होते हैं, कुछ माइक्रोब्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको मारने के लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और एंटीबायोटिक्स खुद बनाते कौन है? बैक्टीरिया ही बनाते हैं एंटीबायोटिक्स, और उसकी वजह से बाकियों को मारा जाता है फिर। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, और जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन को फिक्स भी करता है ये, लेग्यूम रूट्स के अंदर है कि नहीं? जो लेग्यूम रूट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन को फिक्स भी करता है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब कुछ होते हैं पैथोजेंस, है ना, जो पैथोजेंस होते हैं, जो मतलब पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग। क्या मतलब होता है? डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, इनको बोलते हैं पैथोजेंस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, है कि नहीं? तो वो जो पैथोजेंस, पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको पैथोजेंस बोलते हैं, या इनको हम बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया, सीधी सी बात है। तो वही करते हैं कॉलरा, है ना, कॉलरा जो है बीमारी वो कॉज करवाते हैं, या टाइफाइड जो बीमारी होती है जिसमें फीवर चढ़ जाता है। कॉलरा में क्या हो जाता है? कॉलरा में डायरिया हो जाता है इंसान को, या उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है इंसान को, पानी की किल्लत हो जाती है। टाइफाइड में फीवर चढ़ जाता है, पेट में भी दर्द हो सकता है, और टेटेनस बीमारी इससे हो जाती है। और सिट्रस कैंकर बीमारी भी इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया से होती है। ये सिट्रस कैंकर जो है ना, ये प्लांट्स में हो जाती है बीमारी। इसमें क्या होता है कि स्पॉट्स आ जाते हैं लीव्स पे, या स्टेम्स पे, या फ्रूट्स पे स्पॉट्स पड़ जाते हैं कुछ, ठीक है ना, वो दाग धब्बे पड़ जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं इसमें, इस सिट्रस कैंकर बीमारी के अंदर, जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉज करते हैं। आर वेल नोन डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है अ डिवाइडिंग बैक्टीरियम सेल। क्योंकि अगर आप बैक्टीरिया को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, या कुछ समझने का भी थोड़ा अपने मुश्किल हो जाएगा ये। हम यहाँ ही देखेंगे। बैक्टीरिया में सेल वॉल तो पता ही है आपको होता है। ये रहा बैक्टीरिया का सेल वॉल, ठीक है। ये बैक्टीरिया दो है, ठीक है। अ डिवाइडिंग बैक्टीरियम, इसने वो लिखा है। अब बैक्टीरिया डिवाइड कैसे करता है? उसको बच्चे पैदा करने हैं, वो कैसे करता है? वो खुद को तोड़ देता है, ठीक है। डिवाइडिंग बैक्टीरियम देखिए, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, वो खुद को तोड़ ही देता है, फिशन कर देता है वो सीधे ही। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होते तो वो करते हैं प्रोड्यूस स्पोर्स उस मौके पे, वरना वो स्पोर्स ही करते हैं प्रोड्यूस, वरना वो करते हैं फिशन, तोड़ देते हैं खुद को ही। डिवाइडिंग बैक्टीरियम सेल बन गए दो, ठीक है। है ना, ठीक है, आप समझ रहे? या तो अब जब अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं, उनको मतलब फेवर मिलता ही नहीं कंडीशन से, तो उस टाइम पे वो करते प्रोड्यूस स्पोर्स, वरना वो ऐसा नहीं करते, ठीक है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्योंकि ये जो डिवाइड बैक्टीरिया करता है, इसको हम फिशन बोलते हैं, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल का मतलब होता है जहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो जाते हैं। प्लांट्स कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स, क्योंकि वहाँ पे होता है मेल और फीमेल। लेकिन बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है? वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और सेक्सुअल भी कर सकते हैं वो। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए। अगर वो अडॉप्ट करेंगे प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए, प्रिमिटिव का मतलब होता है जो डेवलपमेंट अर्ली होगा। कुछ अल्फाज याद करें चाहिए। प्रिमिटिव का मतलब होता है अर्ली इन डेवलपमेंट, जिनके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ ये होता है, डीएनए होता है, जो मतलब बेसिक होता है, सिंपल होता है, और अर्ली होता है डेवलपमेंट के अंदर, वो वाला डीएनए। तो उस डीएनए ट्रांसफर को फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर वो आराम से कर पाते हैं। तो वो सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं। वो आप छोटे, वो कैसे करते हैं मैं बोलता हूँ आपको इस टाइम पे, लेकिन फिर आप डर जाएंगे। अब तो क्लास 11 के छोटे छोटे बच्चे हैं, अब क्या करना है इन सब चीज़ों को। अब क्या लिखे यहाँ पे? द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया ही होता है। मैं शायद यहाँ पे क्या था ये,
आपके लिए मैंने रखा था यहाँ पे, माल। ठीक है, चलता ही नहीं है। हाँ, ये रहा। ये होता है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। ये भी क्या होता है? अब मैं आपको बोल रहा कैसे बन गया, वो छोड़िए, आप खुश के तो। आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, जहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं हम? माइकोप्लाज्मा। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। सबसे छोटी लिविंग सेल जो जानी जाती है, उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। क्योंकि हम जानते हैं बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, वो खाली एक सेल से बन जाते हैं। तो माइकोप्लाज्मा की सेल बहुत छोटी होती है एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक। वो क्या होते हैं? पैथोजेनिक, यानी कि डिजीज कॉजिंग इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। उम्मीद है कि आपको मोनेरा, किंगडम मोनेरा, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम चलते आगे। आपको पता है, अगर हम हर दिन खाली एक पेज ऑफ एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, इसमें कितने पेज है एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में लगभग 200 पेज। 200 दिनों के अंदर खत्म हो जाएगी एनसीईआरटी आराम से। तो हम चलेंगे आहिस्ता ही अब, ठीक है? मैं थोड़ा तेज जा रहा था, मुझे लग रहा था। आहिस्ता ही चलेंगे हम, आहिस्ता आहिस्ता ही सब ठीक हो जाता है। अगर हम खाली एक पेज पर डे पढ़ेंगे ना, 6 7 8 महीने लगेंगे बस। खाली एक पेज पढ़ेंगे एनसीईआरटी का हर दिन। इसके बाद कुछ नहीं आएगा, पता है। अच्छा, किंगडम प्रोटेस्टा। रिवीजन खुद तक, आपको रिवीजन खुद ही करना है आपको। जो हम पढ़ते हैं, मैं करता हूँ कोशिश आसान बनाने की, बहुत ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह, बाकी पढ़ना आप तक है। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जैसा कि हमने इससे पहले जाना था कि प्रोटिस्टा का मतलब होता है, एक तो वो होते हैं यूनिसेलुलर, क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं, लेकिन वो यूकैरियोट्स होते हैं, ना कि प्रोकैरियोट्स। मैंने आपसे कहा था कि यूकैरियोट्स का मतलब होता है जहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। सॉरी, प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है जहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है ना? देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रोकैरियोट्स, और क्या है? यूकैरियोट्स। यानी करियोट्स, ये असली कैरियन से बन गया है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या मतलब होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? जो पहले आता है, जो मतलब इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट था, इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो था, उसको बोलेंगे प्रो, प्रिमिटिव। ठीक है, बेसिक, सिंपल, अर्ली इन डेवलपमेंट। तो प्रोकैरियोट्स का मतलब हो गया वो ऑर्गेनिजम्स जहां पे न्यूक्लियस प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, पुराना न्यूक्लियस पाया जाता है, अर्ली इन डेवलपमेंट वाला न्यूक्लियस पाया जाता है। यानी कि वैसा न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, जहां पे मतलब आप समझ रहे? मैं लिखता हूँ, जहां पे मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? अभी पढ़ा हमने, यू बैक्टीरिया, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया। ईयू का मतलब होता है ट्रू। तो ट्रू करियोट, यूकैरियोट्स का मतलब होता है जहां पे करियन जो होगा। करियन का ना, मैं आपसे, करियन क्या होता है? करियन क्या होता है? शाबाश। न्यूक्लियस। तो यूकैरियन या यूकैरियोट्स का मतलब होता है जहां पे ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, जहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जहां पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। मतलब अच्छा न्यूक्लियस वहां प्रेजेंट होता है, इन शॉर्ट। तो यूकैरियोट्स जो होते हैं, अगर वो लेकिन सिंगल सेल होंगे, लेकिन यूकैरियोट्स होंगे, उनको हम प्रोटिस्टा के अंदर डाल देते हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन बाउंड्रीज यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं होती है। वट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट। जो एक के नज़दीक फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टेंट होगा, यानी कि ऐसा प्रोटेस्टेंट, प्रोटिस्टा जो खाली लाइट से खाना बनाता है, एक बायोलॉजिस्ट के मुताबिक वो ऐसा होगा, मे बी प्लांट टू अनदर। दूसरे के हिसाब से वो प्लांट होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुमासलत रखते हैं, सिमिलैरिटी रखते हैं प्लांट के साथ। कौन? प्रोटिस्टा वाला किंगडम। ठीक है। तो इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स। क्या नाम लिखा है? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स अंडर प्रोटिस्टा। ये है ऐसी क्लासिफिकेशन में। यहाँ पे शायद एक सिंपलीफाइड डायग्राम दिखी थी, मैं वो दिखाऊंगा। ये देखिए आप, दिख रही है आपको डायग्राम? नहीं, आपको नहीं दिखती होगी। ये देखिए आप, ये पढ़ना है हमें। देख रहे हैं आप यहाँ पे? हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसी के साथ हमारा किंगडम प्रोटिस्टा भी खत्म हो जाएगा। बस हमें ये 5 नाम याद करने, याद करिए, शाबाश, बिस्मिल्लाह। नंबर 1, क्राइजोफाइट्स।
क्राइसोफाइट्स। नंबर टू, डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइवर्सिटी मान जाती है खुशक थोड़ा बहुत याद करने के लिहाज से, वरना मज़ा आता है पढ़ने, मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है बायोलॉजी मज़ा है पढ़ने, मैं पढ़ता हूँ पूरे 24 घंटे बायोलॉजी। डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, ऐसे ही एउग्लिनॉइड्स, ऐसे ही स्लाइम मोल्ड्स, ऐसे ही प्रोटोजोअन्स। करिए याद, याद करना है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम पांच चीजें पढ़ते हैं। क्राइसोफाइट्स, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स, एउग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स। अब ये हम पढ़ेंगे अच्छे से। इसे यहाँ पे लिखा भी है, आप देखिए, जो क्राइसोफाइट्स होते हैं और जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, यानी कि अपना खाना लाइट से बनाते थे। लेकिन जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, हम आगे पढ़ना है अच्छे से, वो सैप्रोफिटिक होते हैं, यानी कि वो डेड एंड डिकिंग मैटर पे रहते हैं। और जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो प्रीडेटर होते हैं, यानी कि शिकार, शिकारी ना, शिकारी। प्रीडेटर क्या होता है? शिकारी। मैं शिकारी हूँ, मेरे पास क्या है? वो एरो, मैंने डाल दिया किसी जानवर को, वो क्या है? प्रे। प्रे क्या होता है? शिकार। अगर शिकार आ रहा है, मैं प्रेडेटर हूँ, मैं शिकार कर रहा हूँ, है ना, वही। और पैरासिटिक, क्या वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं? कौन? प्रोटोजोअन्स। समझ रहे हैं आप? तो यही हमें पढ़ना है अच्छे से इस किताब के अंदर, जो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ये देखिए आप, तो हमने बोला कि ये पांच चीजें हमें पढ़नी प्रोटिस्टा के अंदर। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, ठीक है। एक लिंक बनाती है ये किंगडम। कौन सा किंगडम? प्रोटिस्टा का किंगडम जो है लिंक बनाता है, मतलब प्लांट के साथ भी, एनिमल के साथ भी, फंजाई के साथ। इनके इनके कैरेक्टर्स कुछ सिमिलर होते हैं विद प्लांट्स, कुछ के विद एनिमल्स, कुछ के विद फंजाई, ठीक है। तो इनको अलग ही रखा गया किंगडम के अंदर, ठीक है। बीइंग यूकैरियोट्स, क्योंकि यूकैरियोट्स होते हैं, तो प्रोटिस्टेंट सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जैसे कि हमने कहा, यूकैरियोट्स का मतलब होता है जहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। नंबर टू बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मैं हाईलाइट करता हूँ ये बात, जहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। ऑर्गेनेल्स जो होती है ना, मतलब जैसे राइबोसोम में, साइटोप्लाज्म में पढ़ा होगा शायद 9th क्लास में, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड होती है, वो मेम्ब्रेन से बंधी हुई होती है। सम हैव फ्लैजला, कुछ को फ्लैजला प्रेजेंट होता है, और सीलिया या सीलिया प्रेजेंट होता है। आप मानिए फ्लैजला ये सीलिया होता है ना, आप मानिए, देखिए फ्लैजला होता है ना, अभी देखा हमने, जो बैक्टीरियल सेल सेल होती है, वहां पे ऐसा फ्लैजला होता है प्रेजेंट, है कि नहीं? सीलिया मानिए आप, ऐसे 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 होता है, पूरा बॉडी को कवरिंग की होती है, ठीक है। तो ये सीलिया फ्लैजला किस लिए काम आते हैं? चलने के लिए, मोशन करने के लिए, ठीक है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये करते हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस, एंड सेक्सुअली और सेक्सुअली भी करते हैं प्रोड्यूस, बाय इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन। यहाँ पे सेल फ्यूजन हो जाता है, बात ध्यान से समझिए। बैक्टीरिया के केस में सेल फिशन हो जाता है, क्या होता है? सेल फिशन, टूट जाती है सेल, बन गए दो। यहाँ पे सेल फ्यूजन हो जाता है रिप्रोडक्शन के अंदर, वो मिल जाते हैं दो सेल्स, ठीक है, सेल फ्यूजन। एंड जाइगोट फॉर्मेशन, और यहाँ पे जाइगोट बन जाता है। जाइगोट क्या होता है? स्पर्म प्लस ओम से क्या बन जाता है, या स्पर्म प्लस एग से, जाइगोट। तो उसके बाद क्राइसोफाइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पता नहीं क्राइसोफाइट्स क्या होता है? प्रोटिस्ट के अंदर अभी अभी देखा हमने कि ये पांच चीजें हमें पढ़नी है। ये रहा वो पांच, क्राइसोफाइट्स, फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स, फिर ओग्लिनॉइड्स, फिर स्लाइम मोल्ड्स, और प्रोटोजोअन्स। इसी के साथ हमारा किंगडम प्रोटिस्टा इस चैप्टर से खत्म हो जाएगा। ये पांच चीजें याद करने के बाद मैंने पता आज क्या किया, मुझे लगा कि पिछली बार जब हम पढ़ रहे थे ना, हम कल की क्लास, परसों की क्लास, वो आपको समझ नहीं आ रही थी। अब पता है क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने डायग्राम्स बहुत कम दी होती है। अब मैंने काम किया, मैंने सर्च किया डायग्राम सारी पहले से ही, बस क्लिक करना है उस पर, ताकि आपको समझ में आ जाएगा आराम से, डायग्राम होनी चाहिए ज़रूरी। मैं बोलता हूँ बायोलॉजी में डायग्राम के बगैर कुछ भी इंसान नहीं कर सकता है, डायग्राम से ही सब कुछ समझना चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए पिछली बार आपको समझ नहीं आ गया था वो सेल वॉल कैसे बन गया, वो सब चीज़ें। तो आज मैंने थोड़ा बहुत रखी डायग्राम यहाँ पे। कहाँ पहुँचे हम? ये है माइकोप्लाज्मा, ये देखा हमने। अच्छा, मैं यहाँ से पढ़ना है, ठीक। सर फ्लैजला का पॉइंट रिपीट कीजिए प्लीज। हाँ, फ्लैजला मानिए, फ्लैजला एक ऐसा मोटाइल, एक ऐसा ऑर्गन प्रेजेंट होता है इनमें ना, बैक्टीरिया वगैरह में, जिनको मूवमेंट में हेल्प करता है। ये हमें पढ़ना है 8th चैप्टर में, मैं आपको नहीं बोलता हूँ इंटेंशनली, मैं नहीं बोलता हूँ इसके डिटेल में क्या आ जाएगा, वहाँ पे अलग ही पढ़ना है, फ्लैजला क्या होता है, सीलिया क्या होता है, इसलिए वो अपनी जगह पे आ जाएगा। मैंने आपसे पहले कहा कि ये किताब बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है, ये साइंस है, कोई आर्ट्स वार्ट्स नहीं पढ़ना है हमें, कि इंटरडिपेंडेंसी यहाँ बहुत होती है। हर टॉपिक डिफाइन, मतलब डिपेंड करता है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इसीलिए क्लास मिस करने वाले कुछ नहीं समझ पाएंगे आखिरकार।
जो खाली एक क्लास मिस करेंगे कभी भी, नेक्स्ट टाइम वो समझ नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं, आगे बोलेंगे समझ नहीं आ रहा है। वो पुराने लेयर्डनेस, उनको वो लेयर्स ही भूल गई होंगी पहले वाली। उसके बाद अब आते हैं हम क्राइसोफाइट्स के ऊपर, ठीक है। शुरू करते हैं क्राइसोफाइट्स, जो कि प्रोटिस्ट्स होते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। यहाँ पे प्रेजेंट होता है कौन? एक तो डायटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसको हम बोलते हैं डेस्मिड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ डायटम्स कैसे होते हैं। ये हो गया डायटम, ये होता है क्या? डायटम, जो कि एक क्राइसोफाइट है, जो कि एक प्रोटिस्ट है। अब देखिए, बायोलॉजी पढ़ना क्यों मुश्किल लगता है? क्लासिफिकेशन से। हम बोले प्रोटिस्ट्स के अंदर हमने क्राइसोफाइट्स पढ़े, उन क्राइसोफाइट्स के अंदर हमने डायटम्स पढ़े, इसलिए समझ नहीं आता बायोलॉजी, क्योंकि लेयर्डनेस पता नहीं होती है। अच्छा, यहाँ से यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचना है, ये समझना होता है, बाकी सब आसान होता है। तो ये क्या है? डायटम्स, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़। ये हो गया डेस्मिड्स, गोल्डन एल्गीज को बोलते हैं। ये देखिए आप, ये क्या है? गोल्डन एल्गी। तो यही डेस्मिड्स या गोल्डन एल्गी, और साथ में ये ना, ये डायटम्स, ये वाले, ये आ जाते हैं किस में? क्राइसोफाइट्स के अंदर। आप समझ रहे? डायटम्स और गोल्डन एल्गी, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, एज वेल एज इन मरीन एनवायरनमेंट, और वो मरीन समंदरों में पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप में दिख जाते हैं, नेकेड आई से हम नहीं देख पाते। एंड फ्लोट पैसिवली, और वो पैसिवली फ्लोट करते हैं इन वाटर करंट्स, वाटर करंट्स के अंदर वो पैसिवली फ्लोट करते हैं। एज बायोलॉजी स्टूडेंट्स या एज साइंस स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए एक्टिव का मतलब क्या होता है और पैसिव का मतलब क्या होता है। आप आगे पढ़ेंगे अच्छे से। एक्टिव का मतलब होता है जो उनसे एक्टिवली करता है ना। अभी मैं अब पढ़ा रहा हूँ, मैं एक्टिवली पढ़ा रहा हूँ, हाँ मैं एक्टिवली पढ़ा रहा हूँ। अब हमें पे रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो को, ठीक है, रिकॉर्ड कर दिया वीडियो। अब मैं कर रहा हूँ वीडियो को अपलोड किस पे? यूट्यूब पे। फिर जिसने क्लास मिस कर दी कि वो देखता है मेरा वीडियो, क्या उस टाइम पे जब वो मेरा वीडियो देख रहा होता है, क्या मैं उस टाइम एक्टिवली पढ़ा रहा होता हूँ? नहीं, उस टाइम पे मैं पैसिवली पढ़ा रहा होता हूँ, है ना, ना कि एक्टिवली। तो पैसिवली का मतलब होता है विदाउट एक्टिव एनर्जी, या विदाउट जो है एफर्ट, विदाउट एक्टिव एफर्ट या विदाउट एक्टिव एनर्जी। एफर्ट मैंने दिए थे, लेकिन एक्टिव एफर्ट उस टाइम में मैं नहीं देता हूँ, है कि नहीं? जो मेरा वीडियो देखते हैं बाद में, तो वही पैसिव, जिसे बोलते हैं पैसिव इनकम। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 5-6 दुकान है, मैंने दुकान डाल दी है, वहां पे लोग बेचते हैं सामान वामान, मुझे भी देता है अपना हिस्सा पैसों का, पैसे खुद ही मिल जाते हैं। एक्टिव इनकम मतलब क्या? जहाँ मुझे जद्दोजहद करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पैसे का मतलब है जो खुद ही हो जाएगा, एक्टिवनेस उसमें कुछ मतलब फोर्स नहीं होगा वो, जहाँ पे एक्टिव एफर्ट्स, जहाँ पे एक्टिव एनर्जी नहीं लगती होगी। तो इन शॉर्ट में कहाँ पहुंच गया? ये कहते हैं फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, यानी कि खुद नहीं चाहते फ्लोट होना, वाटर करंट चल रही होती है, खुद ही होते हैं क्या? जैसे हम बोलते हैं एक्टिव स्विमिंग, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ खतरनाक तरीके से, एक स्ट्रोक मार रहा हूँ, पानी को पीछे ले रहा हूँ, फिर आर्म स्ट्रोक मार रहा हूँ, फिर लेग स्ट्रोक मार रहा हूँ, चल रहा हूँ आगे आगे, ये हो गया एक्टिव स्विमिंग। पैसिव स्विमिंग मतलब क्या? कोई नदी बह रही है, मैं वहां उतर गया, मैं खुद चल रहा हूँ। तो वैसे ही ये खुद ही चल रहे होते हैं पानी में ऐसे, ठीक है। इन वाटर करंट्स, इन वाटर करंट्स के अंदर ये खुद चलते हैं, और उन्हीं को बोलते हैं प्लैंकटन। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। शायद आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। प्लैंकटन थोड़ा समझेंगे अच्छे से, प्लैंकटन क्या होता है, देखिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, किसी को एनोटेशन गलती से दब गया, एक मिनट, डिसेबल एनोटेशंस। ये देखिए आप, प्लैंकटन में यहाँ पे लिखता हूँ, प्लैंकटन। देखिए प्लैंकटन ना, प्लैंकटन, प्लैंकटन बोलते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को जो पानी में ड्रिफ्ट करते होंगे, चलते होंगे, ठीक है, ऐसे 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 ड्रिफ्ट करते होंगे, और वो नहीं कर पाते होंगे स्विम अगेंस्ट करंट्स। करंट अगर यहाँ से आ रही है, मैं एक प्लैंकटन हूँ, मैं इसके अगेंस्ट, इसके अपोजिट साइड से मैं फ्लो नहीं, मतलब तैर नहीं सकता हूँ, ठीक है, मैं चलना है इसी फ्लो में, इनको बोलते हैं प्लैंकटन्स। अब प्लैंकटन्स जो है, प्लैंकटन कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होते, प्लैंकटन का मतलब एक लाइफस्टाइल होता है, प्लैंकटन इज अ लाइफस्टाइल, ये बात याद रखनी है। प्लैंकटन एक लाइफस्टाइल होता है, ठीक है। ये कोई टेक्सोनोमिक ग्रुप नहीं होता है, ये बात समझनी है, अल्लाह की कसम इतनी इंपॉर्टेंट बात है। इन न्यूएंस को समझना होता है, इन डेलिकेट पॉइंट्स को। टेक्सोनोमिक ग्रुप ये कोई नहीं होता है, मेरी बात ध्यान से समझिए। प्लैंकटन कोई टेक्सोनोमिक ग्रुप नहीं होता, ये एक इकोलॉजिकल नेम है, क्या है? ये भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, इकोलॉजिकल नेम है। इकोलॉजिकल मतलब मानिए आप फंक्शनल नेम इसका है, इकोलॉजिकल या फंक्शनल नेम, यानी कि जिनका फंक्शन होगा तैरना, पैसिवली ना कि एक्टिवली, उन्हें हम बोलेंगे प्लैंकटन्स, ठीक है। कोई टेक्सोनोमिक ग्रुप ये नहीं होता है, बल्कि एक लाइफस्टाइल होता है, क्या? प्लैंकटन एक लाइफस्टाइल होता है। इस प्लैंकटन के अंदर जो है ना,
बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। आती है फाइटोप्लैंक्टन जो प्लांट जैसे होते हैं, जू प्लैंक्टन जो एनिमल जैसे होते हैं, बैक्टीरियो प्लैंक्टन जो बैक्टीरिया वो होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो यहाँ प्लैंक्टन आ गया, आप फिलहाल प्लैंक्टन लिखिए, वरना ये असल में पता है कौन से प्लैंक्टन होते हैं? ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है जो थोड़ा मतलब प्लांट जैसे लग रहे होते हैं, वो प्लांट्स नहीं होते, वो प्लांट जैसे होते हैं वो। इन शॉर्ट आप वहाँ मत जाइए, मैं क्यों वहाँ पे गया ही। आप रखिए याद, प्लैंक्टन का मतलब होता है जो पैसिवली चलते हैं वाटर करंट के साथ साथ, जहाँ से वाटर करंट है वहाँ से वो चलेंगे। चलते हैं हम आगे। खुशखबरी, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। मोस्ट क्या होते हैं उनमें से? फोटोसिंथेटिक, अपना खाना लाइट से बना देते हैं। इन डायाटम्स, जो डायाटम्स होते हैं, द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। डायटम्स के अंदर जो सेल वॉल होता है ना, वो बनाता है दो ओवरलैपिंग शेल। ये मानिए अब एक शेल, ये मानिए दूसरा शेल, ऐसे शेल। टू ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं कहाँ पे? उनके सेल वॉल के अंदर। ठीक है, बनाते हैं क्या? टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, बहुत पतले होते हैं ओवरलैपिंग शेल्स। एक शेल पे एक और शेल ओवरलैप होता है ना उसको ही, विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप। सोप बॉक्स है ना, सोप बॉक्स है ना ऐसा। मानिए सोप बॉक्स है, इसमें सोप रखते हो गया बंद सोप बॉक्स। तो वैसे ही सोप बॉक्स से बंद होते हैं, दो लेयर्स होती है ऊपर से। टू ओवरलैपिंग शेल, शेल समझना, एक शेल, दो शेल, ओवरलैपिंग शेल्स। तो ऐसी टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स की तरह इनका सेल वॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है डायटम्स के अंदर। डायटम्स याद रखिए कैसे होते थे शक्ल में, देखिए इसने नहीं एनसीईआरटी ने दिए, ऐसे होते डायटम्स। ठीक है, ये हो गया क्या? डाई एटम्स। ये देखिए आप, एक शेल यहाँ से ऐसे हो गया, आपको दिख रहा है कि नहीं? मैं बोलता हूँ इस एनसीईआरटी का बनाने वाले ने कितनी गलतियां की है, इसको एनसीईआरटी बनानी आई नहीं है, लिखनी नहीं आई एनसीईआरटी ना। ये तो करता है एक्सप्लेन अच्छे से सब कुछ और बनाता डायग्राम वायग्राम, कुछ दी भी नहीं है डायग्राम बिल। लेकिन एग्जाम में यहाँ से आता है, ये देखिए आप, है ना ऐसे शेल, एक शेल यहाँ से, एक शेल यहाँ से, जस्ट लाइक द सोप बॉक्स। तो इनका सेल वॉल शेल लाइक, टू मतलब दो ओवरलैपिंग शेल जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना देता है, जैसे कि एनसीईआरटी ने लिखा है, मगर डायग्राम दी नहीं है, दिमाग नहीं है इसको, बच्चे कैसे समझेंगे। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद इन विद सिलिका। जो वॉल्स है वो बंद की जाती है कैसे? सिलिका से। अब सिलिका मतलब क्या होता है ये भी समझते हैं। जो वॉल्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं विद सिलिका। सिलिका जो होता है वो होता है एक हार्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यहाँ पे अब लिखिए इसको। सिलिका इज अ हार्ड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं होता, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस। सिलिका जो होता है वो एक हार्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जिससे इनका सेल वॉल बहुत रिजिड और मजबूत बन जाता है। उसका एक नाम भी है, मैं वो नहीं बोलूंगा, अब डर जाएंगे ऐसे। तो जो वॉल्स होते हैं इनके डायटम्स की, या जो हम बोले डेस गोल्डन आइटम्स के, डेस्टमेंट्स की, हम बात करते हैं क्राइजोफाइट्स की, तो वहाँ पे क्या मसला होता है? उनके जो वॉल्स होते हैं वो होते हैं एम्बेडेड विद सिलिका, जो कि एक हार्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। एंड दस वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल। इसीलिए इनके जो वॉल्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकते, उनका डिस्ट्रक्शन, उनकी तबाही नहीं हो जाती है, बहुत मजबूत होते हैं वो। इतने मजबूत होते हैं वो सेल वॉल जो सिलिका से बन जाते हैं, जो फिट करते टुगेदर लाइक ए सोप बॉक्स क्राइसोफाइट्स के अंदर। ऐसे के यहाँ पे लिखा है, डायटम्स है लेफ्ट बिहाइंड, उन्हें छोड़ दिया अपने पीछे, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स। सेल वॉल इतना जमा हो गया, इतना डिपॉजिट हो गया इन देयर हैबिटेट, उनके हैबिटेट में, कि दिस अक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू एज डायटोमेशियस अर्थ। अंदाजा करिए, इतनी सेल वॉल डिपॉजिट उनकी हो गई है कि उनकी अक्यूमुलेशन बिलियंस ऑफ ईयर्स से, जब से वो बने हैं, उसने बना दिया डायटोमेशियस अर्थ। अब दिखाता हूँ डायग्राम में, एक मिनट, हम सर्च करते हैं यहाँ पे। ये देखिए आप, डायटोमेशियस अर्थ। इसने कुछ दिखाया ना, ये आप देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज़ समझाई इसने यहाँ पे किताब के अंदर हमें, कि इससे इतना ज़्यादा मतलब इनकी एक्यूमुलेशन होगी, इससे डायरेक्ट अर्थ बन बन गई है, ठीक है। उनके डिपॉजिट्स को, सेल वॉल डिपॉजिट्स जो जमा हो गए, ठीक है। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज इन पॉलिशिंग।
अब जो ये सॉइल है इसको बोलते हैं डायटोमिशियस अर्थ, कि वो इतने डिपॉजिट इनके सेल वॉल हुए वो खत्म ना हो जाती है, वो होते इनडिस्ट्रक्टिबल, क्योंकि वो बन जाते हैं सिलिका से, जो कि एक हार्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो बीइंग ग्रिटी, क्योंकि ये ग्रिटी होता है, यानी कि रफ होता है। ग्रिटी का मतलब होता है समथिंग दैट इज रफ, जो मतलब मजबूत होगा, रफ होगा, या जो है ग्रेनी होगा। जाना ग्रेन्स, ग्रेनी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सैंड होती है, सैंड होती है ग्रेनी। फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स होते हैं, सी ना, वही तंबुल, बत, वो क्या होता है? ग्रेनी। तो वैसे ग्रेनी होता है, ये रफ होता है, और सैंडी जैसा होता है इन टेक्सचर। टेक्सचर के अंदर, टेक्सचर क्या होता है? बोलते हैं ना, इस कपड़े का टेक्सचर अच्छा है, मतलब कैसा फील होता है। फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा नरम टेक्सचर है, मुझे लग रहा है ये थोड़ा नरम लग रहा है मुझे। अगर मैं देखूंगा, और ये स्पाइरल यहाँ पे ना, ये स्पाइरल, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, यार थोड़ा रफ लग रही है मुझे हाथ को, इसको बोलते हैं टेक्सचर। तो टेक्सचर कैसा होता है इसका? रफ, ग्रेनिंग, सैंडी टेक्सचर, इसको बोलते हैं ग्रिटी। उस लफ्ज को ग्रिटी बोलने के लिए क्या बोलना पड़ा? ग्रिटी इसका टेक्सचर होता है। ग्रिटी मतलब क्या होता है? सैंडी, ग्रेनी, ठीक है, रफ। किसका? इसी डायटोमियस अर्थ से बन जाती, इनके सेल वॉल डिपॉजिट से, जो कि बन जाते हैं सिलिका से। तो दिस सॉइल, क्योंकि आप सॉइल के साथ ये मतलब मिक्स हो जाता है ना ये सिलिका, तो इसी सॉइल को इस्तेमाल किया जाता है पॉलिश करने के लिए, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल्स के लिए, और सिरप को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, सिरप क्या होता है? मतलब कोई मीठा चीज, मानिए दवाई वाई होती है, या मानिए आप, मैं डालूंगा पानी में क्या, चीनी मिलाया, वो उसमें क्या, सिरप। तो वैसे ही इनको सॉइल इस्तेमाल की जाती है। कि कौन सी सॉइल? डायटोमिशियस अर्थ, जो कि ग्रिटी होती है, जो कि रफ इन टेक्सचर होती है, सैंडी जैसी होती है। इसको पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सिरप्स को फिल्टर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। कितने बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर्स होते, चीफ मिनिस्टर, जो बड़ा मिनिस्टर होगा, वैसे ही चीफ प्रोड्यूसर्स होते समंदर के अंदर। ठीक है, कल से बढ़ाऊंगा ऐसे ही इंशाल्लाह। कैसे डायरी रखूँ मैं साथ में ही, मैंने यहाँ पे सर्च रखा था करके पहले से, ताकि ऐसे हमारा टाइम बचेगा, और आपको सब में फील भी आ जाएगा हम क्या पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में फील आना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाऊंगा ऑफलाइन बायोलॉजी, अगर मैं पढ़ाऊंगा फॉर एग्जाम्पल, आप आएंगे पढ़ने मेरे घर या किसी जगह पे, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे इतना अच्छे से, सच में। क्योंकि मुझे फिर डायग्राम बनानी है, बराबर 10 मिनट लगेंगे उसके साथ साथ, बना दिया। ऐसे मुझे खाली एक क्लिक करना है यहाँ पे, आगे सामने डायग्राम। टाइम बचता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा बचता है टाइम। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ही प्रेफर किया पढ़ाना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा आ रहा होगा इंशाल्लाह। जहाँ समझ नहीं आता होगा आप वहाँ पे सवाल कर सकते हैं। बाकी इसको रिवीजन करना वो आप तक है। रिवीजन बहुत ही अहमियत रखता है। आप देखिए ना, खाली हम कितना पढ़ा हमने आज? हमने आज खाली पढ़ा, ये देखिए आप, 1.5 पेज पढ़ा हमने खाली, सिर्फ 1.5 पेज। ये वाला 1 पेज, और ये वाला आधा पेज, इतना कम पढ़ा हमने। इसको रिवीजन करना है। एनसीईआरटी में कुल कितने पेज है 11th क्लास में? इसमें कुल 250 पेज, 250 पेज। हम खत्म कर पाएंगे अगस्त तक, आराम से सितंबर तक, अगर हम खाली 1 पेज पर डे पढ़ेंगे। इसीलिए ये बहुत आसान, लेकिन याद करने नाम। और कितना स्कोरिंग नीट के लिए 360 मार्क्स आ सकते हैं खाली 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ने से, जो कि हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह 2 सालों में आराम से। और एक ही लाइन पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। लेकिन आप देखें कि आप मेहनत करना, याद करना। मैं कल सवाल ही पूछता हूँ, आपको चैट में जवाब देना पड़ेगा नेसेसरली, ठीक है? तो इसलिए पढ़ के आइएगा इंशाल्लाह। तो खास फोकस करना है डायग्राम्स पे, और रूट वर्ड्स क्या होते हैं, ताकि इंसान को ये जहन में आ जाएगा। ऐसे नहीं रट्टा कर देंगे, कंसेप्चुलाइज समझना होता है चीज़ों को, चलना चाहिए कंसेप्चुलाइज। कोर क्वेश्चन करनी चाहिए, रूट कॉज देखना चाहिए क्या है।